नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर धनंजय को अब होश आ गया था तो अब पूरा का पूरी फैमिली अभी वहां पर धनंजय से मिलने के लिए चला जाता है। धनंजय को जब वो देखता है तो वो अभी भी अपने उसे स्टेट ऑफ माइंड में था कि जब रोहित 12 से 15 साल का था तभी उसे 15 साल वाली बातें ही अभी उसे याद आ रही थी। इसलिए अब वो फिर से वहां पर रोहित को ही ढूंढता है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर रोहित अब अपनी बुआ भूमिका के पीछे छुप जाता है। इधर जब उसे एहसास होता है कि उसके आयशा मारवा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था तो वो अब एकदम से अपने हाथ को निकालते हुए कहता है कि आप अब मेरे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मुझसे दूर ही रहिए। हालांकि आयशा ये बात सुनकर जाने लगती है, लेकिन तभी अब अनिका सारी ही सिचुएशन को समझते हुए अब वो धनंजय को बारी बारी से सब कुछ बताने की सोचती है। अब अनिका उसके सारे ही डाउट को अब क्लियर कराती है कि आप 15 साल से कोमा में थे और कोमा में होने की वजह से अब बहुत सारी ही चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि जिसे आप रोहित समझ रहे हैं वो तो उसका बेटा अलेक्जेंडर है। इतना सब कुछ होने के बाद अब धनंजय धीरे धीरे अनिका की बातों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अब करण गुलेरिया पर जाता है तो अब वो सभी से कहता है कि मुझे अपने दोस्त करण से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए आप लोग अभी यहाँ से जाइए। इतने सुनने के बाद सारे के सारे फैमिली मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। इधर अब धनंजय अब करण को कहता है कि तुम दरवाजा बंद करो। जैसे ही करण दरवाजा बंद करके अब धनंजय के पास आकर बैठा तब अब धनंजय ने करण से कहा, करण स्वाति कहाँ है? अपने दोस्त धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण उसे हैरानी से देखते हुए अब पूछता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि करण ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि धनंजय उससे स्वाति के बारे में पूछेगा, क्योंकि करण भी इस बात को जानता था कि स्वाति मर चुकी है। वो बात धनंजय को भी उस समय पता थी। करण की अभी ये बात सुनकर अब धनंजय कहता है कि 15 साल पहले ही तो स्वाति ने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया था ना, और वो हम सभी के सामने भी आ गई थी ना करण। तो फिर अब तुम मुझे बताओ कि स्वाति कहाँ है? वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई? धनंजय को जो अब तक लग रहा था कि कैसे उस दिन स्वाति करण के सामने आई थी और उसके सामने ही उसने करण को सब कुछ बता दिया था, इवन अनिका के बारे में भी। इसलिए अब धनंजय यही समझ रहा था कि शायद करण को उस दिन के बारे में सब कुछ ही पता होगा। लेकिन धनंजय की इस बात को सुनकर तो अब करण गुलेरिया को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर धनंजय किस बारे में बात कर रहा है। कब स्वाति ने उसे सब कुछ बता दिया था और 15 साल पहले, लेकिन 15 साल पहले तो स्वाति की खबर पहुंच ही चुकी थी कि वो मर चुकी है, इवन उससे भी ज्यादा पहले। इसलिए अब वो धनंजय से हैरानी में ही पूछता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि स्वाति ने मुझे क्या कहा था और कब कहा था। और 15 साल, लेकिन 15 साल से तो ज्यादा से तो वो मरी हुई है, क्योंकि बस गनिका को जन्म देने के 1-2 साल बाद ही उसकी मौत की खबर आई थी। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि स्वाति ने मुझे सब कुछ बता दिया? और सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि स्वाति मेरे सामने आई कब है? क्या तुम कुछ बताओगे इस बारे में? क्योंकि तुम जो कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। करण के इस सवाल को करण के इस सवाल को सुनकर अभी धनंजय भी कुछ सोचता है। इधर करण का सवाल करने के बाद अब करण गुलेरिया भी अब कुछ देर तक तो कुछ वो भी सोचने लगता है कि आखिर धनंजय ने इतने सालों के बाद सीधे ही कोमा में से आने के बाद आखिर उसी से ये सवाल क्यों किया, जबकि उसे तो 15 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है कि आखिर धनंजय को क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ था। और अब फिर वो कुछ सोचने के बाद, हालांकि वो अपने दिमाग पर बहुत ही जोर डालता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो वो सच में भूल गया हो
हो, लेकिन अब सभी बातों को रिमाइंड करने के बाद अब वो फिर से अब धनंजय से कहता है, तुम्हारा मतलब ये है कि स्वाति जिंदा है, क्या यही कहना चाहते हो? क्योंकि करण ने जैसे ही धनंजय की बात को अब ज्यादा समझने की कोशिश की, जिस तरह से धनंजय उसे 15 साल पहले की बात कह रहा था, उस बात का कंक्लूजन निकालते हुए अब करण गुलेरिया सीधे ही अब धनंजय पीरामल से कहता है कि इसका मतलब तो फिर यही है कि स्वाति अभी भी जिंदा है और वो मेरे सामने भी आ चुकी है। एम आई राइट धनंजय? करण गुलेरिया की इस बात पर अब धनंजय हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि स्वाति जिंदा है, वो कभी मरी ही नहीं और वो खुद तुम्हारे सामने भी आई थी। इवन उसने तो तुम्हें अनिका के बारे में भी बताया था। ये देखकर और ये सुनकर तो अब करण गुलेरिया के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है, क्योंकि उसके दिल में कहीं उसका दिल उसे एक सिग्नल तो दे रहा था कि उसकी स्वाति उसे छोड़कर नहीं जा रही। लेकिन अब धनंजय के मुंह से ये सब सुनकर अब करण की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसे एक होप और मिल गई थी कि उसकी स्वाति कहीं गई ही नहीं है, वो जिंदा है। और अब वो अपने दोस्त से खुशी खुशी में ही कहता है, इसका मतलब धनंजय मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि मेरा दिल तो मानने के तैयार ही नहीं था, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि स्वाति मुझे छोड़कर गई है या स्वाति इस दुनिया में नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि स्वाति अब जिंदा है। धनंजय तुम जानते नहीं हो, कुछ महीने पहले ही अनिका का बर्थडे था, तो मैंने उस रात में उसके उस असिस्टेंट राघव को देखा था उसकी उस बर्थडे पार्टी में। क्योंकि अगर वो वहां पर आया था तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर वो वहां पर था तो स्वाति उसे जरूर स्वाति ने ही भेजा होगा। उसकी आंखें बिल्कुल स्वाति की ही तरह थी। उसे ढूंढने के लिए तो मैंने भी डिटेक्टिव को भी हायर किया था, लेकिन मेरा बैड लक इतना था कि मैं इतने पास पहुंचकर भी उसके बारे में कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सका। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि स्वाति जिंदा है, तो जरूर वो जिंदा ही होगी, क्योंकि अब तुम्हारी इस बात से मुझे फिर से एक होप मिली है। इवन होप नहीं, अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि स्वाति जिंदा है। इसलिए अब मुझे उसके जिंदा होने का कोई सबूत ही नहीं चाहिए। थैंक यू धनंजय, सच में तुमने अपने कोमा से बाहर आकर मुझे जो खुशखबरी दी है उसे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो दोहरी खुशी मिली है। एक तो मुझे मेरा दोस्त मिल गया और दूसरा मुझे मेरी स्वाति के जिंदा होने का भी सबूत मिल गया है। अब अपने दोस्त को इस तरह से खुश देखकर अब धनंजय के चेहरे पर भी एक समाइल आ जाती है। हालांकि अभी भी धनंजय इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि जब स्वाति ने उसके सामने करण को सब कुछ बता दिया था, तो फिर भी करण को उस दिन के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। इसलिए अब वो करण से कहता है, तुमने फिर सच जानने के बाद अपनी बेटी अनिका को घर लेकर आ गए थे ना? क्योंकि जैसे ही स्वाति ने तुम्हें सब कुछ बताया था तो फिर तुमने क्या किया? इसलिए करण अब मुझे बताओ कि स्वाति के बताने के बाद तुम तभी अपनी बेटी अनिका को घर लेकर आए थे ना? क्या तुम मुझे अब सब कुछ बताओगे? अपने दोस्त की ये बात सुनकर अब करण हैरानी से अब कुछ देर तक धनंजय को देखता रहता है, क्योंकि धनंजय फिर से वही बातें करने लग गया था कि स्वाति ने तुम्हें बताया था तो उसके अनुसार फिर तुम अनिका को क्या तभी लाए थे। इसलिए अब करण फिर से हैरान था और अब वो अपनी हैरानी में ही कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो अनिका का सच सिर्फ 6 साल पहले ही पता चला था। 6 साल पहले ही मुझे पता चला था कि अनिका मेरी बेटी है, क्योंकि उससे पहले तो धनंजय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरी कोई बेटी भी है। अब करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब धनंजय अब करण से कहता है, क्या हो गया है तुम्हें करण? हाँ, स्वाति ने तो तुम्हें 15 साल पहले ही बता दिया था ना कि अनिका तुम्हारी ही बेटी है। इवन उसने तो सब कुछ सच बताया था कैसे क्या हुआ था। और फिर तुमने भी तो उससे कहा था ना कि तुम अपनी बेटी को मनाली से दिल्ली लेकर आओगे। तो फिर तुम ये बात कैसे कह रहे हो? क्योंकि जिस समय स्वाति ने तुम्हें सब कुछ कहा था और तुमने भी स्वाति को सब कुछ कहा था, उसके बाद तो मुझे भी यही लग रहा था कि तुम अब अनिका को सच में अपने पास ले आओगे। और उन सब बातों का जागता सबूत सिर्फ मैं था, क्योंकि मैंने वो हर एक बात सुनी थी। करण गुलेरिया को अब धनंजय की कोई भी बात अब समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि करण तो उस दिन के बारे में जानते ही नहीं थे। और अब करण का ऐसा रिएक्शन पाकर, अब उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अब धनंजय भी कहता है,
इसका मतलब तो करण ये है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि 15 साल पहले क्या हुआ था। क्योंकि करण गुलेरिया को इस तरह देखकर अब धनंजय भी सोचने पर मजबूर हो गया था और कुछ पल सोचने के बाद अब उसके मुंह से ऐसा ही निकल गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 साल पहले उस दिन क्या हुआ था तुम्हें उस बात के बारे में कुछ भी पता ना हो और हम दोनों कितने करीब पहुंच गए थे उस सच के। अरे जिस सच को जानने के लिए हम दोनों ही लगे हुए थे उस सच के भी हम बिल्कुल ही पास थे, लेकिन उस वक्त शायद हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया था। क्योंकि अगर किस्मत उस दिन हमारा साथ देती तो फिर उस दिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। एनीवे खैर छोड़ो इन सभी बातों को। इस वक्त हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि आखिर स्वाति कहाँ है। क्योंकि स्वाति अगर जिंदा है तो फिर वो अभी तक तुम सबके सामने क्यों नहीं आई, आखिर वो कहाँ है और वो किस मकसद में है। इसलिए हमें अब सबसे पहले स्वाति मल्होत्रा को ही ढूंढना होगा। क्योंकि अब जब तक हम स्वाति को नहीं ढूंढ लेते तब तक हमें किसी भी सबूत के बारे में तब तक हम किसी भी बात के बारे में नहीं जान सकते। क्योंकि इसके बारे में तो अब स्वाति ही हमें सब कुछ बता सकती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और तुम्हें कुछ भी याद क्यों नहीं है। अब अपनी बात को कहने के बाद अब धनंजय एकदम से खामोश हो जाता है। अब धनंजय ने जब ये देखा तो अब करण ने जब धनंजय को ऐसे देखा तो अब धनंजय से पूछते हुए कहता है, क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हो तुम। क्योंकि तुम ज्यादा अभी अपने दिमाग पर जोर मत दो, क्योंकि अभी ज्यादा सोचना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और अगर कोई बात परेशान भी कर रही है तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसे फिर अपने लेवल पर सुलझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता 15 साल पहले क्या हुआ था और उस समय मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं अपने दोस्त के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी बात को लेकर परेशान हो। अब वैसे क्या तुम बता सकते हो कि तुम सोच क्या रहे हो। अब करण गुलेरिया के इस सवाल को सुनकर अब धनंजय ने कहा, वो रोहित ने तुम्हें पापा क्यों कहा। क्योंकि जब से रोहित ने तुम्हें पापा कहा है तब से मैं बस यही सोच रहा हूँ कि उसका पापा तो मैं हूँ, फिर वो तुम्हें पापा कहकर उसने तुम्हें क्यों पुकारा। अब इसे सवाल का जवाब देते हुए अब करण के चेहरे पर एक स्माइल थी और अब करण ने कहा कि क्योंकि उसका भी एक रीजन है, क्योंकि तुम्हारे बेटे रोहित ने मेरी बेटी अनीका, वो जिसे तुम स्वाति समझ रहे थे अभी कुछ समय पहले, वही अनीका है और उसने अनीका से शादी की है। इनफैक्ट शादी तो क्या, उनके 3 बच्चे भी हैं। वो जिसे तुम अभी रोहित समझ रहे थे ना धनंजय, वो बल्कि रोहित नहीं बल्कि वो अलेक्जेंडर था और उसके बाद आर्यन और रिया, क्योंकि इन दोनों के 3 बच्चे भी हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब धनंजय ने हैरानी में था। इवन उसे अपने बेटे के 3 बच्चों के बारे में सुनकर खुशी भी थी, लेकिन अब उसने पूछा, कितना वक्त हो गया है उनकी शादी को। इस बात का जवाब देते हुए अब करण ने कहा कि 6 साल हो गए हैं उनकी शादी को। अब करण के मुंह से ये सब सुनते ही अब धनंजय फिर से और भी हैरान हो गया और अब वो कहता है, ये क्या कह रहे हो करण तुम, क्योंकि अलेक्जेंडर को देखकर तो मुझे लगा था कि वो 12-13 साल का एक बच्चा है और तुम कह रहे हो कि उनकी शादी को सिर्फ 6 साल ही हुए हैं। भला ये कैसे पॉसिबल है। अब इस बात पर अब करण ने कहा कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है धनंजय, ये बात तो मैं तुम्हें कभी, बिल्कुल जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। मेरे ख्याल से अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम कोमा से बाहर आए हो और अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी किसी भी बात से अपने इस दिमाग पर स्ट्रेस लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसे किया तो फिर तो अनीका का गुस्सा तुम नहीं जानते हो और मैं अनीका के गुस्से का शिकार तो नहीं होना चाहता। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय ने भी कहा, क्या तुम रोहित को अब यहाँ पर भेज सकते हो, क्योंकि मुझे अब मेरे बेटे रोहित से बात करनी है। अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो प्लीज तुम यहाँ पर रोहित को भेज देना। अपने दोस्त के इस सवाल पर अब करण हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो अब अपनी जगह से उठकर अब वो उस कमरे के दरवाजे को खोलता है और अब वो दरवाजे को खोलकर अब वो उसके कमरे से बाहर निकल जाता है।
धनंजय को करण की बातें सुनकर अभी भी हैरान हो रही थी कि आखिर करण को कुछ याद क्यों नहीं है, क्योंकि भले ही उसने इस बात को टालने के लिए उसे बोल दिया था कि छोड़ो इस बात को, लेकिन अभी भी उसके दिमाग के किसी कोने में ये बात घूम ही रही थी कि जब स्वाति ने उसे सब कुछ बताया तो आखिर करण को क्या हुआ था उस दिन, के करण को कुछ भी याद नहीं है कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था, क्योंकि उस दिन जो भी कुछ हुआ था वही तो करण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। स्वाति मल्होत्रा ने करण को सब कुछ बता दिया था कि आखिर उसकी क्या मजबूरी रही थी जो उसने उस गौतम गुलेरिया के साथ शादी कर ली थी। यहाँ अब धनंजय अपनी ही सोच में था तो वहीं दूसरी तरफ अभी करण गुलेरिया बच्चों के रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो जब दरवाजे के पास आते हैं तो अब वो बच्चों के रूम को नॉक करने लगता है। दरवाजे का नॉक करने की जैसे ही आवाज आई तो अब जल्दी से किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुलने के बाद अब करण देखते हैं तो सामने रिया खड़ी थी, क्योंकि रिया ने ही दरवाजे को खोला था। रिया को दरवाजे पर देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि बेटा आपके डैड कहाँ है, क्या आपके डैड आप लोगों के कमरे में ही हैं? अपने नानू की बात का जवाब देते हुए अब रिया कहती है नानू हाँ वो अंदर ही हैं, आप आइए ना अंदर। करण गुलेरिया अब रिया की ये बात सुनने के बाद अब उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और ऐसे उसके सिर को सहलाते हैं और अब वो वापस अब उनके कमरे के अंदर आ जाते हैं। कमरे के अंदर आने के बाद अब वो वहाँ पर बैठे हुए रोहित से कहते हैं रोहित बेटा जाओ, तुम्हें धनंजय बुला रहा है, क्योंकि अब उसने तुम्हें बुलाया है। करण की अभी ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित भी इतने लंबे समय से बस इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे एक नर्वसनेस जरूर हो रही थी, लेकिन उसे भी अपने पापा से बात करनी थी, इसलिए वो अब अपने कदमों को अपने पापा के कमरे की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ रिया जो अभी ये सब देख रही थी, रिया अब अपने दादू से कहती है कि नानू क्या दादाजी मुझसे नाराज हैं क्या, क्योंकि वो तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। अब रिया की इस बात का जवाब देते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है रिया, वो बस अभी आपके दादू को होश आया है ना, तो वो बस अभी धीरे धीरे ही सभी से मिलेंगे। और वैसे भी रिया तुम तो खुद 12 साल की हो और सोचो ना वो तो 15 साल में उन्हें होश आया है, तो उन्हें तो अभी जैसे जैसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तभी ही तुम्हारे से बात करेंगे ना, और ये तो तुम भी जानती हो कि उसकी हालत कैसी है। अब रिया अपने नानू की ये सारी ही बातें समझ रही थी, इसलिए वो भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब रिया करण गुलेरिया से कहती है ओके नानू, नो डोंट वरी नाउ आई विल बी वेट फॉर, मैं बस अपने दादू से मिलने का भी इंतजार ही कर सकती हूँ, क्योंकि अगर वो बारी बारी से सबसे मिलना चाह रहे हैं तो नानू डेफिनेटली मेरी भी बारी आएगी ना, बताओ ना नानू। अब रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। वहीं जहाँ पर रिया और करण गुलेरिया की इनकी आपस में बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित भी धनंजय पीरामल के रूम के सामने खड़ा था, क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुका था, लेकिन नर्वसनेस अभी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। एक लंबी सांस लेने के बाद अब वो उसके दरवाजे को खोलकर अब अंदर आ जाता है। जैसे ही रोहित अब धनंजय पीरामल के कमरे के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड किसी गहरी सोच में थे। अपने डैड को इस तरह से गहरी सोच में देखकर अब रोहित धीरे धीरे से अब अपने डैड के पास जा रहा था। वहां पहुंचने के बाद अब रोहित वहीं पे एक पास की चेयर लगी थी वहीं पर अब बैठ जाता है और अब वो अपने डैड से कुछ नहीं कहता। तो वहीं अब रोहित के अंदर आने की आहट से अब धनंजय अपने सेंस में आता है, तो अब सामने रोहित को देखकर अब वो बस उसे ही देख रहे थे। उन दोनों को आज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो बिछड़े बाप बेटे न जाने कितने ही बरसों के बाद आज मिल रहे हैं, क्योंकि रोहित भी अपने पापा को उसकी सोच से नहीं निकालना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया था। और इधर धनंजय भी, क्योंकि वो आज अपने बेटे को इतने सालों के बाद देख रहा था और वो भी जब वो बड़ा हो गया था तो इसलिए वो भी बस अभी उसे ध्यान से उसी को ही देख रहा था। कुछ देर तक बाप और बेटे के बीच ऐसे ही खामोशी थी, ना धनंजय कुछ कह रहा था और ना ही रोहित मारवा कुछ भी कह रहा था। अब एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए अब धनंजय ने शुरुआत करते हुए कहा
क्या तुम मुझसे नाराज हो बेटा? अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब रोहित ने ना में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि रोहित ने खुद को कंट्रोल करने की बहुत ही कोशिश की थी। वो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बस वो अपने सिर को ही ना में हिलाता है। अब रोहित को ऐसे देखकर अब धनंजय ने कहा कि मुझे माफ करना रोहित, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बेटे हो। अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता कि तुम मेरे बेटे हो अगर मुझे तुम पहले ही पता चल जाता कि तुम मेरे बेटे हो तो फिर मैं तुम्हारी माँ को जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर गई थी तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लेता, तुम्हें कभी भी अकेले रहने ही नहीं देता। क्योंकि मैं सोच सकता हूँ कि जब आयशा मारवा हाउस को छोड़कर जब अकेली रहने के लिए गई थी तो उस समय तुम कितना ही अकेलापन फील कर रहे होते। अगर मुझे पता चल गया होता कि तुम उस समय मेरे बेटे हो तो फिर मैं उसी समय ही तुम्हें अपने पास रखता, तुम्हें इस तरह से अपने बचपन को अकेले नहीं बिताना पड़ता। अपने पापा की अभी ये बात सुनकर तो अब रोहित को ही भी जवाब नहीं देता। वो नजरें अब झुकाकर अपने पापा की ही बातों को सुन रहा था। इधर धनंजय भी रोहित की तरफ बस ऐसे ही देख रहा था। वो रोहित के हर रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहा था। धनंजय अब अपने हाथ को अब रोहित के हाथ पर रखता है और अब अपने पापा के हाथ के स्पर्श को महसूस करते हुए अब रोहित की आंखों से अब एकदम से ही आंसू आने लगते हैं, क्योंकि रोहित ने तो पहले से ही अपने आप को अपनी इमोशंस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। लेकिन जैसे ही उसके पापा का हाथ उसके हाथ पर टच हुआ तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और आज वो यहाँ पर अपने पापा के सामने एक छोटे बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगा। क्योंकि अब रोहित ने सच में अपनी लाइफ में जितना सहा था अब वो हर एक चीज उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। रोहित और धनंजय अब दोनों ही एक दूसरे को अब एक कसकर गले से लगा लेते हैं और इधर दोनों की ही आंखें अब नम थी। रोहित को अब इस तरह से देखकर अब धनंजय फिर से अब रोहित को संभालते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा, जिस समय तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय ही मैं तुम्हारे साथ ही नहीं था। जब मुझे तुम्हारा सच पता चला था तो मैं इस हालत में ही नहीं था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। क्योंकि अगर सच कहूं तो मुझे भी उस सच के बारे में बहुत लेट ही पता चला था। उस चीज के लिए तो मैं पछताता ही रहूंगा कि मुझे ये सच पहले क्यों नहीं पता चला। कुछ देर तक एक दूसरे से गले से लगाने के बाद जब वो दोनों अब एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों ही अब अपने आंसुओं को पोंछते हैं। धनंजय अब रोहित से कहता है कि सुना है तुमने शादी कर ली है और तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं, तो क्या तुम मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगे? जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे 3 बच्चे दिखने में कैसे हैं और तुम्हारी बीबी, मुझे उससे भी तो मिलना है। अपने पापा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, मैं भी उन सभी को बुला लेता हूँ डैड, लेकिन हाँ, अनिका से तो आप मिल ही चुके हैं। ये कहते हुए ही रोहित अब अपना फोन निकालकर अब अनिका के नंबर को डायल कर देता है। कुछ ही देर की रिंग के बाद सामने से अब अनिका की आवाज आती है। अब अनिका फोन पर कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, कहिए क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? पापा ठीक तो है ना? वो अच्छे से तो है ना? प्लीज मिस्टर मारवा बताइए ना, आपने क्यों फोन किया है? इस बात को सुनकर अब रोहित जवाब देते हुए कहता है, अनिका प्लीज रिलैक्स, पापा पूरी तरह से ठीक हैं। वो बस पापा तुमसे और बच्चों से मिलना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाओ। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मैं बच्चों को लेकर वहाँ पर आती हूँ। ये सुनते ही अब रोहित ने कहा कि ठीक है और फिर उसने अब अपने फ़ोन को वहाँ पर डिस्कनेक्ट कर एक साइड रख दिया। यहाँ धनंजय बस अब रोहित को ही बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो बस अब जी भर कर अपने बेटे को देखना चाहते थे। अब तभी उन्हें देखते हुए उन्हें कुछ याद आता है और अब वो रोहित से पूछते हैं, रोहित वैसे तुम्हें किसने बचाया था? रोहित अब अपने पापा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, करण पापा, आयशा माँ, आपको, हम सभी को 15 साल पहले नाना जी ने बचाया था। क्योंकि जिस समय हम सबकी ही हालत इतनी खराब हो गई थी उस समय सिर्फ एक नाना जी ही थे जो हमें बचाने के लिए वहाँ पर आए थे।
अब रोहित की ये बात सुनकर अब धनंजय कहता है कि तुमने सभी का नाम लिया, लेकिन तुमने स्वाति का नाम नहीं लिया। उस वक्त तो वो भी घायल थी ना, करण को बचाते हुए उसे भी बहुत सारी चोटें लगी थी। अपने पापा की ये बात सुनकर अब रोहित एकदम से ही खामोश हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि क्या उसे अपने पापा को स्वाति माँ के जिंदा होने का सच बता देना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक उसने इस बात को कभी करण गुलेरिया के सामने भी नहीं आने दिया था। इसलिए वो अब इस बात को सोचता है और एक बार वो सोचने पर भी मजबूर होता है कि कहीं सबका नाम लेते हुए मैंने सच में तो स्वाति का नाम लिया है या नहीं। लेकिन धनंजय भी क्योंकि इस बात को कंफर्म करना चाहते थे, इसलिए रोहित को इस तरह से खामोश होकर कुछ सोचता हुआ देखकर अब धनंजय को कुछ अब रोहित पर ही शक होता है। लेकिन अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारे नाना जी हमें क्यों बचाएंगे रोहित? जितना मैं उन्हें जानता हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नानी और तुम्हारे नाना को अलग करवा दिया था। जब मैंने उसे पूछा था कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हारे नाना बहुत ही टॉर्चर करते थे तुम्हारी नानी को। अपने पापा की ये बात सुनकर अब रोहित समझ गया था कि किंग उसकी माँ के पापा हैं। ये बात शायद उसके पापा धनंजय पीरामल बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसलिए अपने मन में ही अब सोच रहा रोहित अब अपने आप से ही यही कहता है कि क्या बड़ी रानी ने इन्हें सब कुछ सच नहीं बताया है क्या? क्योंकि अगर इन्हें सच के बारे में शायद पता होता तो वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे होते। अब तक रोहित भी अपने नाना के नेचर को अच्छी तरह से जान गया था कि जब तक वो ना चाहें कोई भी उनके बारे में नहीं जान सकता है। यहाँ रोहित अभी भी अपने ही ख्यालों में था, क्योंकि रोहित जानता था कि उसे भी अपने नाना तक पहुंचने में कितने ही साल लग गए, क्योंकि उसके नाना ही जब चाहेंगे तभी ही किसी को कुछ पता चलता है, तभी ही कोई उनसे मिल सकता है। रोहित अभी अपने ख्यालों में था कि तभी उसके कानों में अब दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है, क्योंकि रोहित ने वहां पर अनीका और बच्चों को बुलाया था। इसलिए रोहित समझ जाता है कि शायद अनीका बच्चों के साथ वहां पर आई होगी। इसलिए अब वो उस तरफ देखता है तो अब दरवाजा खोलकर सामने से अब रिया दौड़कर अब कमरे के अंदर आ गई थी, और अब वो अंदर आने के बाद अब उनकी तरफ ही आ रही थी। अब वो उनकी तरफ आने के बाद अब डैड कहते हुए अब रिया रोहित के पास आ जाती है, और अब वहीं उसके पीछे पीछे बारियन भी अंदर आता है। इधर अपनी मम्मा के साथ तो वहीं अलेक्जेंडर आ रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर अभी भी अपने नानू के पास आने में हिचकिचा रहा था। अलेक्जेंडर अभी भी अनीका के पीछे छुप कर आ रहा था, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और ज़्यादा छुपने का, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि उसके दादाजी उसके साथ बच्चों जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए वो खुद को अनीका के पीछे छुपाए हुए था। धनंजय ने अब अनीका को बड़े ही ध्यान से देखा तो अब उन्होंने कहा कि तुम स्वाति नहीं हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल करण गुलेरिया के जैसी है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें स्वाति समझा, लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे तुम वैसी ही लगी। तुम्हारी जो आंखें हैं वो करण गुलेरिया पर हैं, लेकिन जो तुम्हारी नाक है वो तो बिल्कुल ही करण के जैसी ही है। मुझे माफ कर देना बेटा, जब मैंने आंखें खोली थी तो मुझे लगा कि तुम स्वाति ही हो। अब धनंजय की ये बात सुनकर अब अनीका कहती है, अरे आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है पापा, इट्स ओके, हो जाता है ये कभी कभी, और वैसे भी आपने तो मुझे फर्स्ट टाइम ही देखा था। अनीका की इस बात को सुनकर अब धनंजय ने कहा कि तुम डॉक्टर हो? इस सवाल का जवाब देते हुए अब अनीका हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब अनीका के बाद अब धनंजय अब अलेक्जेंडर को ही देख रहे थे, जो कि अभी भी अपनी मम्मा के पीछे ही छुप रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब अलेक्जेंडर अपने आप को किसी से छुपा रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर को कभी ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मारवा फैमिली हो या गुलेरिया फैमिली या फिर मल्होत्रा फैमिली, सभी अलेक्जेंडर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि अलेक्जेंडर को हमेशा से ही बड़ों वाला ट्रीटमेंट चाहिए होता था। इसलिए वो उसके साथ कभी बच्चों जैसा ट्रीटमेंट करते भी नहीं थे। लेकिन ये पहली दफा था कि अलेक्जेंडर को अब ऐसा फील हो रहा था। अलेक्जेंडर को ऐसे देखकर अब धनंजय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वो अब अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाते हुए कहता है, डरो मत बेटा, मुझसे छुपने की अब तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय जब मुझे होश आया तो मैं जानता नहीं था। आई नो यू आर माई ग्रैंड चाइल्ड, प्लीज़ कम, आप आओ, आप तीनों मेरे पास आइए ना, क्योंकि मैं भी तो अपने पोता और पोती को पास से देखना चाहता हूँ।
अपने दादू की ये बात सुनकर अब तीनों ही बच्चे अब उनके बेड के पास आ जाते हैं। इधर धनंजय अब रिया को देखकर कहते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? अब इस बात पर रिया कहती है, आई एम रिया गुलेरिया और मैं अपने डैड की प्रिंसेस हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप मेरे दादाजी हैं? और क्या आपको ऑनलाइन गेम खेलना आता है, या क्या आप मुझे मेरे गेम खेलने में मुझे सपोर्ट करेंगे? अब रिया यहाँ पर सीधे सीधे ही अपने दादू से एकदम से ही बहुत सारे सवाल पूछ लेती है। और रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, वैसे दादू एक बात कहूँ, आप सच में बहुत ही हैंडसम हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार आपको देखा था तब भी मुझे आप बहुत ही हैंडसम लगे थे। अब रिया की इतनी सारी बातों पर अब धनंजय कभी अपना सिर हिला देते तो कभी वो हाँ कह देते, क्योंकि रिया ने तो अपने दादू को कुछ भी बोलने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं दिया, क्योंकि रिया का नंबर आते ही रिया ने तो अब अपनी सारी बातों को एक बार कहना शुरू कर दिया था।